लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और हमारे सिलेबस में है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स, उनकी बात कर रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स भी हमने कहा था 3, कौन से हो सकते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड चेंज नहीं होती। फिर ऐसे भी डिफेक्ट्स हैं जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हैं, जिसमें सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जो रेशियो है, वो चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इंप्यूरिटीज आ जाती हैं, तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो आइए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स की बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, शॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। वाओ, शॉटकी डिफेक्ट्स क्या है? सुनिए, शॉट लगाया और उड़ गया, शॉटकी डिफेक्ट। व्हाट? इफ cations and anions are missing from their locations, वो गायब हो जाते हैं, अपनी लोकेशन से बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, वहां होते ही नहीं है, तो हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट्स हैं। शॉटकी डिफेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ आयन वैकेंसी इन अ क्रिस्टल। कैटायन एनायन पेयरवाइज मिसिंग होंगे। NaCl में अगर शॉटकी डिफेक्ट हुआ तो एक Na प्लस मिसिंग है, तो एक Cl माइनस भी मिसिंग होगा। अगर CaF2 में शॉटकी डिफेक्ट हुआ तो एक कैल्शियम मिसिंग है, तो 2 फ्लोराइड्स मिसिंग होंगे। ऐसे कैटायन एनायन दोनों मिसिंग हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रहती है, लेकिन हाँ, जगह खाली हो जाती है और लोग कहते हैं अरे ये तो शॉटकी डिफेक्ट आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये देखिए, कैटायन एनायन आइडियल क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है, प्यारा सा है, लेकिन अगर इसमें कैटायन और उतने ही एनायन गायब हो जाए, अच्छा, तो यहां पर कैटायन एनायन मिसिंग, वहां पर कैटायन, ध्यान से देखना, दोबारा दिखा रहे हैं, जो मिसिंग होंगे कैटायन एनायन साथ साथ होंगे। ध्यान से देखो, ग्लो करेंगे और मिस हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये और ये गायब हो गए, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन और एक एनायन, तो ये शॉटकी डिफेक्ट्स हैं। करेक्ट? जी हाँ, शॉट लगाया उड़ गया आयन, शॉटकी डिफेक्ट आ गया। दैट्स इजी वे टू रिमेंबर। कौन कौन दिखाता है शॉटकी डिफेक्ट? वेल, शॉटकी डिफेक्ट्स इज टिपिकली शोन बाय अल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl, KCl, CSCl। सिल्वर ब्रोमाइड को भी बड़ा शौक होता है हर तरह के डिफेक्ट दिखाने का, बड़ा महा डिफेक्टिव पदार्थ है ये, तो ये भी दिखाता है। शर्त क्या है इसमें? खास बात है, कैटायन एनायन अगर लगभग सिमिलर साइज के हो, रेडियाई आसपास हो, तो बड़े प्यार से वो दिखाते हैं शॉटकी डिफेक्ट्स। अच्छा, और अगर आयंस अपनी जगह से मिसिंग हो जाएं तो बस इन प्रिंसिपल डेंसिटी कम हो जाती है क्रिस्टल की, ये तो हम कह ही सकते हैं। ये बात अलग है कि हो सकता है इतनी नेग्लिजिबल कम हो कि हम नाप ना पाए, लेकिन क्या वॉल्यूम उतना ही है? हाँ, और मास मिसिंग है बिल्कुल, तो डेंसिटी तो कम हो जाती है। ठीक है, कितनी मिसिंग यूनिट्स हैं अगर आप देखना चाहें, प्लीज नोट, वॉल्यूम सेम है उनका और मास कम हो गया है। नाउ आप कह सकते हो द डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ जी, और अगर वॉल्यूम सेम है दोनों क्रिस्टल्स का, मास थोड़ा मिसिंग है, तो उसी के हिसाब से डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक है डेंसिटी जो थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल मतलब अगर सारे आयंस अपनी जगह होते, कोई डिफेक्ट न होता, कोई शॉटकी डिफेक्ट न होता, तब जो डेंसिटी होती है वो है थियोरेटिकल डेंसिटी। दिस इज डेंसिटी विदाउट डिफेक्ट्स। और एक्सपेरिमेंटली डेंसिटी ये क्या है? दिस इज डेंसिटी विथ डिफेक्ट्स। अगर डिफेक्ट्स के साथ है डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल, और विदाउट डिफेक्ट्स इमेजिनरी डेंसिटी थियोरेटिकल, तो आप कहते हैं कि भाई आप ये देखिए कि जितने आयन अपनी जगह हैं उनके कारण डेंसिटी, ऑफ कोर्स जो एटम है वही, तो उसी की तो मास नापेंगे, उसी की डेंसिटी आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्रिस्टल में अगर Z थी ऑक्यूपेंसी, हाँ जी, उसमें कुछ मास था M, ठीक, अब उसमें से कुछ आयंस मिसिंग हो गए, बिल्कुल, तो क्या आप देख सकते हैं कि उतने ही वॉल्यूम में कुछ मास मिसिंग हो गए, तो डेंसिटी भी कम ही हो जाएगी? यस, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी थियोरेटिकल क्या है? Z जो थियोरेटिकल था इनटू मोलर मास जितना भी है अपॉन एवोगाड्रोस नंबर A क्यूब, और डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल क्या है? Z जो है एक्सपेरिमेंटल इंटू मोलर मास, तो वही है NaCl, तो NaCl ही रहेगा, अपॉन Na इंटू A क्यूब, वॉल्यूम सेम है,
डिवाइड कर दो तो m ये सब कट जाएगा, ये आ जाएगा z थ्योरेटिकल बाय z एक्सपेरिमेंटल। z थ्योरेटिकल मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें चार Na प्लस और 4 Cl माइनस रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मतलब उसमें कुछ कम रह गए क्योंकि कुछ मिसिंग हो गए। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटल कितना है आप कह सकते हो दिस इज z थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय z थ्योरेटिकल माइनस z मिसिंग। अच्छा, बात तो सही है। तो आ जाएगा देयरफॉर डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल बाय डेंसिटी थ्योरेटिकल इज z थ्योरेटिकल माइनस z मिसिंग अपॉन z थ्योरेटिकल, ठीक है, विच इज 1 माइनस z मिसिंग। z है संख्या जो मिसिंग है डिवाइडेड बाय संख्या जो थ्योरेटिकल थी। देयरफॉर z missing by z theoretical is 1 by density experimental upon density theoretical, which is density theoretical minus density experimental upon density theoretical, right? बिल्कुल, ये फॉर्मूला यहां दिख रहा है। अच्छा, ये क्या चीज थी? z मिसिंग बाय z theoretical, ये आ गया फ्रैक्शन मिसिंग। 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या रहेगा? परसेंटेज मिसिंग। कितनी यूनिट्स, कितना परसेंट मिसिंग है? जितनी डेंसिटी होनी चाहिए थी माइनस जितनी है, जो डिफरेंस है वो बताएगा कि कितनी डेंसिटी मिसिंग है। जितनी है मिसिंग डिवाइडेड बाय जितनी होनी चाहिए थी, ये है परसेंटेज ऑफ आयंस जो अपनी जगह से मिसिंग है। आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं NaCl की या किसी भी इन जनरल शॉर्टकट इफेक्ट में परसेंटेज ऑफ मिसिंग यूनिट्स इस फॉर्मूले की मदद से, राइट? ठीक है, जैसे नमक में देखिए 10:16 आयंस में से एक कोई मिसिंग होता है। ईश्वर की लीला देखिए, कहने को डिफेक्ट्स हैं और इतने न के बराबर हैं। 10⁻16, 10�7 1 करोड़ होता है। अच्छा, 10:14 1 करोड़ इंटू करोड़ होगा, है ना? तो और मतलब इट्स लार्ज, इट्स ह्यूज, है ना? 10⁻12 मतलब इन जनरल आप कह सकते हैं कि लाखों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों आयन ले लें तब भी उसमें मुश्किल से एक डिफेक्ट आता है। भगवान ने डिफेक्ट डाले हैं पर ज्यादा नहीं डाले हैं। अच्छा, रूम टेम्परेचर ऑफ कोर्स, है ना? तो अगर इतने कम डिफेक्ट्स हैं तो डेंसिटी में जो चेंज होगा वो तो न के बराबर होगा, नापना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पर जब मेल्टिंग पॉइंट के आसपास आते हैं तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेल्ट होने वाला है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने वाला है, तब डिफेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं और ऑफ कोर्स तब ये डेंसिटी चेंज सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट? अराउंड द मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉट नॉर्मली। ठीक है, समझ गए। और ये फ्रैंकल इफेक्ट्स क्या हैं? सुनिए, फ्रैंकल इफेक्ट्स क्या हैं? अगर अपनी जगह से आयन खसक जाएं और जो बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, थोड़ा सा गड्ढा है, उस तरफ चले जाएं तो हम कहते हैं अरे ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। ठीक है, इफ the ions are dislocated from their actual position into the interstitial space, then the defect is called Frankel defect. अच्छा, जैसे देखिए सबसे पहले तो आप आइडियल क्रिस्टल देखिए, बढ़िया सुंदर क्रिस्टल बना हुआ है। हाँ जी, और देखिए एक ग्लो करेगा क्रिस्टल, ध्यान से देखिएगा उसे, ये अपनी जगह से खसक गया, अरे नालायक खसक गया, खसक गए, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। अच्छा, इसमें कैटायन एनायन दोनों खस जाएंगे? नॉट नेसेसरी। जो छोटा वाला है अक्सर वही खसक जाता है, वो खसक गया, क्योंकि छोटे को खसकना आसान होता है। हम कहेंगे देखो ये फ्रैंकल इफेक्ट है। वाओ, इसमें वॉल्यूम तो सेम था, हाँ, मास भी सेम है बिल्कुल, तो क्या डेंसिटी बदली? डेंसिटी चेंज नहीं होती है फ्रैंकल इफेक्ट में। मेक सेंस, एब्सोल्युटली। कौन दिखाता है? सिल्वर के हैलाइड्स फ्रैंकल इफेक्ट दिखाते हैं, पर AgBr तो शॉर्ट की भी दिखाता था, दोनों दिखाता है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक सल्फाइड वगैरह, ये भी फ्रैंकल इफेक्ट्स दिखाते हैं। स्पेशली जब कैटायन और एनायन की रेडियस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, तब टिपिकली आपको फ्रैंकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट? AgBr ध्यान रखिएगा, दोनों दिखाता है, फ्रैंकल भी शॉर्ट की भी। फाइन, ठीक है, जानते हैं। इन जनरल आप देखेंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट का क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में फर्क क्या पड़ता है? वेल, जैसे जैसे डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, हाँ जी, अब जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट है, जबरदस्ती आयन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए,
तो वैसे वैसे क्या होगा, आप देखेंगे क्रिस्टल सबसे स्टेबल था अगर आइडियल क्रिस्टल था। कहीं भी आप कुछ भी फफूंद फैलाएंगे, शॉर्टकिट इफेक्ट या फ्रैंकल इफेक्ट लाएंगे, तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी उस सिमेट्री को नष्ट करने के कारण कम हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। फिर क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? पड़ सकता है। कैसे? खाली जगह क्रिएट हो जाएंगी तो आयंस जो हैं वो हल्का हल्का खसक सकते हैं अपनी जगह से, बिल्कुल खसक सकते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी, कई बार तो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अच्छा, और जो सब्सटेंस है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा तो सही। कैसे? कहीं कहीं आप देखेंगे सिमिलर चार्जेस बढ़ जाएंगे। हाँ जी, तो जब पहले न्यूट्रल था, अब कहीं एक प्लस बढ़ गया तो कहीं एक माइनस बढ़ गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो ओवरऑल क्रिस्टल जो बिल्कुल सिमेट्रिक और नॉन पोलर था उसमें एक हल्की सी पोलैरिटी आ जाएगी, बिल्कुल। और जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो डिफेक्ट्स के कारण डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सही सही लेकिन बढ़ जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल। Theoretical density of ZnS is so much. If the crystal has 4% Frenkel defects, the actual density should be, ठीक है, अगर डेंसिटी इतनी और 4% डिफेक्ट्स हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट्स हैं, शॉर्ट की नहीं है। फ्रेंकल में तो डेंसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। धोखा मत खा जाइएगा। इन एन एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटायंस ऑक्यूपाई, एंटीफ्लोराइड में, एंटीफ्लोराइड जैसे K2O, इसमें cations occupy TVs and oxide occupies FCC location. They occupied tetrahedral points. Yes. Antifluoride structure is derived from fluoride structure by fluoride से antifluoride कैसे बनेगा? हीटिंग नहीं रे, फ्लोराइड है CaF2, ये है K2O। तो पहली बात तो कैल्शियम फ्लोराइड पलट के K2O नहीं बन सकता। कटायन एनायन अपना रूप तो चार्ज थोड़े बदल देंगे, कोई सेंस नहीं है ना। तो आप जो कह रहे हैं कि फ्लोराइड को हीट कर दो, प्रेशर लगा दो, इनसे कुछ नहीं होगा। इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कैटायन एनायन लैटिस, जी हाँ, अगर लैटिस में कैटायन और एनायन की पोजीशंस बदल दें, प्लीज नोट उनकी संख्या भी बदल जाएगी, और इसी से आप कागज पर डेरिवेशन कर सकते हो। एक्चुअल क्रिस्टल अगर फ्लोराइड है तो उसको एंटीफ्लोराइड तो कभी नहीं बना पाओगे। ठीक, सी इज द आंसर। करेक्ट द sorry, select the correct statement. The ionic crystal of AgBr may have shortcut effect. हाँ ठीक है। Truncated octahedron has 36 edges. Oh my god, 30 क्यूब में थी, octahedron में थी क्या? गिन लेते हैं। octahedron में कितने फेसेस थे? Well, it had 8 faces. और अगर आप देखें जब उसका कट जाएगा कॉर्नर तो ऐसे इस तरह के फेस बनाएगा वो। हाँ जी, ऐसे ट्रेपीजियम टाइप। हाँ जी, तो अपने को बोला है कितनी एजेस होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 और इधर 8, बिल्कुल। तो 8 तो ऊपर हो जाएंगी और 8 नीचे से हो जाएंगी, और 1 2 3 4 यहां हो जाएंगी। 8 + 8 16 + 4 20, 20 एजेस। नहीं नहीं, ये भी तो है, सॉरी, आपको सारे कॉर्नर्स देखने पड़ेंगे। ट्रायंगल कट कर बन गया हेक्सागन। हाँ जी, तो हेक्सागन्स हैं और ऑफ कोर्स आपके पास स्क्वायर्स हैं। यहाँ कॉर्नर में स्क्वायर्स हैं और इधर हेक्सागन्स हैं। तो इस तरह से प्रॉपर गिनती करिए कितना आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, आप सारे हेक्सागन्स गिनेंगे। तो हेक्सागन में यहाँ एक स्क्वायर है, जी हाँ, यहाँ एक स्क्वायर है, जी हाँ, यहाँ एक स्क्वायर है, बिल्कुल। तो इसके बीच में स्क्वायर और हेक्सागन के बीच में एजेस कॉमन है, यस। और एक हेक्सागन और उधर वाला जो हेक्सागन है उसके बीच में भी एज कॉमन होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो लेट्स काउंट देम ऑफ। अगर आप सिर्फ स्क्वायर्स देखते हैं, 1 2 3 4, कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 4 24 एजेस, तो खाली स्क्वायर्स की हो जाएंगे, बिल्कुल। और उनमें हेक्सागन काउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागन में 1 2 3 बचेंगी, तो 3 है एक में, और ऐसे ऐसे 6 8 हेक्सागन है। 8 फेसेस थे तो 8 हेक्सागन है,
और हर हेक्सागन 2 एजेस शेयर कर रहा है तो उसका हाफ 12 एजेस बचेंगे यहाँ पे, टोटल 36, यस इट हैज 36 एजेस, बिल्कुल। In ionic compound having Frenkel defects, the ratio, excuse me, the ratio of cation and anion is high. आमतौर पर रेडियस कैटायन की छोटी ही होती है, तो हाई नहीं, ये लो होगा, है ना। अगर ज्यादा हो जाएगा तो 1 के करीब आ जाएगा, तब तो शॉर्टकी डिफेक्ट्स आएंगे, फ्रेंकल नहीं आएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6, यस इट इज 6, ए बी डी आबाद, दीज आर द आंसर्स। फ्रेंकल डिफेक्ट होते कहाँ है? ZNS में, जी हाँ। इसके अलावा AgCl, AgBr, AgI, silver halides typically show Frenkel defects, and so does zinc blende. Indeed. The number of square faces, अगला क्वेश्चन है, the number of square faces in truncated octahedron is X. कितने थे octahedron के corners? 1 2 3 4 5 6 corners थे, तो 6 square हैं, ठीक है। And effective number of carbon atoms per unit cell in diamond is Y. How stupid, बिल्कुल अलग चीज है दो। ये तो 6 था, और डायमंड में कितना था? सारे FCC लोकेशन 4 और हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4, तो 8, तो Y इज इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। मेमोरीज पर बेस्ड है पुराना काम। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन तो जस्ट देखा ही था अपन ने लास्ट क्लास में, और अगर डायमंड स्ट्रक्चर याद हो, ये जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर था जिसमें सारे कॉर्नर एटम्स FCC थे, तो 4 FCC लोकेशन, और हाफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4, और 8 डायमंड में कार्बन के 8 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, ऐसे, इसलिए हमने ऐसे लिखा, 2 इज द आंसर। डन, ठीक है। सो मच सो फॉर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसमें हमने फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट्स की बात करी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी होते हैं डिफेक्ट, तो कुछ भी हो जाते हैं, जैसे अगर कंपाउंड का फॉर्मूला बदल जाए, कैटायन आयन का रेशियो बदल जाए, तब हम कहेंगे भैया ये तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। दो बड़े प्यारे डिफेक्ट्स हैं, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल अगर हद से ज्यादा हो जाए तो एक्सेस, हद से कम रह जाए तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं ये, कैसे आइए बताता हूं। अगर कहीं कहीं एनायन मिसिंग हो जाए और एनायन की जगह ले ले लावारिस इलेक्ट्रॉन, तो एनायन तो गायब हो गया, मेटल कैटायन वहीं पर है, तो मेटल एक्सेस में आ गया, जी हां, और ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा, तो लावारिस इलेक्ट्रॉन एनायन की साइड पर रहते हैं, जी हां रह जाते हैं, और उनके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। यस इंडीड। NaCl, KCl सॉलिड स्टेट में थोड़े बहुत इस तरह के डिफेक्ट्स भी दिखाते हैं। अरे वो तो शॉर्टकी दिखाया करते थे, कई सारे डिफेक्ट हो सकते हैं क्रिस्टल में, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक तरीका है, कैसे? आपके पास नमक है, हाँ जी, आप बिल्कुल इनर्ट एटमॉस्फेयर लीजिए, उसमें सोडियम की वेपर्स के साथ उसे गर्म कीजिए, हाँ, तो आपने एक्स्ट्रा मेटल सप्लाई कर दिया, तो सोडियम तो दे दिया, पर एनायन तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसकी जगह। तो आप देखेंगे क्लोराइडाइंस डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड कंबाइन विद सोडियम टू गिव NaCl, और जो Na से Na प्लस बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो अंदर घुस जाएंगे, जो लोकेशन थी जहां से क्लोराइड भाग गए हैं, और इस तरह से आपको मिल जाएगा NaCl का ऐसा स्ट्रक्चर जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अच्छा, ये सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ेंगे इसे, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं सिस्टम में ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज इन द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द एनायनिक साइट्स, और ये साइट्स कहलाते हैं कलर सेंटर्स या एफ सेंटर्स। अच्छा, वो लोकेशन एनायंस की जहां से एनायन गायब हो और उनका स्थान इलेक्ट्रॉनों में रखा हो, ये एफ सेंटर कहलाते हैं। जी हाँ, ये एफ सेंटर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड परफेक्ट क्रिस्टल था, सोडियम की वेपर में आपने इसको रखा इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो ना 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 ऐसे आ गया। अच्छा, और अब क्या हुआ? आप देखेंगे कि उसने तो कैटायन बना लिया, सोडियम ने क्लोराइड के साथ जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए खाली जगह पर, और आपके पास एक डिफेक्टिव क्रिस्टल बन गया जिसमें सोडियम एक्सेस में है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, राइट?
इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ZnO। ZnO की एक प्रॉपर्टी है येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। गरम गरम होता है तो येलो है, और कोल्ड हो जाता है तो सफेद हो जाता है। क्यों? जब ये गर्म होता है तो उसमें से कुछ ऑक्साइड आयन भाग जाते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर भागते हैं, ऑक्सीजन बना के निकल जाते हैं। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन जो फालतू पड़े रहते हैं, अब इसमें आप देखिए एनायन भाग गया, कटायन है, ये एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए Zn1+XO। अच्छा, यहां क्या हुआ है? यहाँ जिंक एक्स्ट्रा आ गया है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। क्या इससे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मॉडिफाई होंगी? ऑफ कोर्स हो जाती है, जैसे हमने बताया था आपको, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नाचने को मिल गए, इससे अच्छा और क्या है? तो आप देखेंगे द सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। वाओ, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। जी हाँ, सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अगर एक लेवल से इलेक्ट्रॉन डोल रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। दो आ गए तो नहीं भी होगा, डिपेंड्स। ऑक्साइड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो डायमैग्नेटिक रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। और अगर सोडियम गायब हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, या सॉरी Cl- गायब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाकायदा पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा। कलर बदल जाता है। जी हाँ, कलर भी बदल जाता है। जैसे नमक के क्रिस्टल्स का कलर येलो हो जाता है, KCl वायलेट या लाइलैक हो जाता है, लिथियम क्लोराइड पिंक हो जाता है अगर उसमें मेटल्स एक्सेस में आ जाएं। जबकि अगर शुद्ध क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं है, तो ये सारे क्रिस्टल्स व्हाइट होते हैं, चमचमाते हुए सफेद होते हैं। ये पीले, बैंगनी, पिंक पिंक हो जाते हैं। क्यों? इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाते हैं, इसलिए। अच्छा, और मेटल डेफिशिएंसी हो गई तो भी हो सकती है। ये कैसे होती है? आप देखिए, अगर पॉजिटिवली चार्ज कटायन अपनी जगह से गायब है, अच्छा, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, अगर एनायन गायब होते थे तो इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, तो टोटल चार्ज तो जीरो ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अगर मेटल कटायन गायब हुए तो क्या होगा? ये मजेदार है, देखो। जैसे मान लो फेरस है, फेरस 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 ऐसे लगा हुआ है, फेरस 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 ऐसे, ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, बढ़िया क्रिस्टल है, जितने कड़ाई उतने एनायन, कोई पाप नहीं। अब मान लो अगर मैं थोड़ी सी शरारत करूं और मैंने कहा कि नहीं, बड़े काम करते हैं, फेरस को गायब कर देते हैं। धोखा। फेरस गायब कर दिया आपने, हाँ, तो चार्ज बैलेंस कैसे रहेगा? आपने +2 चार्ज उड़ा दिया है, इसकी बजाय अब क्या होगा? कोई भी 2 फेरस फेरिक बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे जी। तो अब क्या था? अब पहले 3 फेरस ऐसे थे जिन पे चार्ज था टोटल +6। अब 2 ही आयरन बचे, पर वो फेरिक बन गए हैं, तो चार्ज तो अब भी +6 है, पर 1 Fe एटम क्या हो गया? वो मिसिंग हो गया। अच्छा, इसके चलते इसके चलते चार्ज बैलेंस भी मेंटेन हो गया। आप देखें, कैसा नहीं है, प्लस से माइनस चार्ज आ गए, है ना? तो चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडजेसेंट मेटल आयन हैविंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। यस, इंडीड, राइट, देयर वी आर। कोई एग्जांपल है? FeO is mostly found with composition Fe.93O से Fe.96, जो मैंने अभी बताया था आपको। क्यों? कुछ फेरस फेरिक बन जाता है और वो मामले को संभाल लेता है, इसलिए। ठीक है, ये देखिए FeO था, बड़ा अच्छा लगा। अब यहां पर एक फेरस मिसिंग हो गया और 2 फेरस फेरिक बन गए। टोटल चार्ज अभी भी सेम है, लेकिन डिफेक्ट आ गया है। देखिए क्यों? एक डिफेक्ट तो यहां आया है और एक डिफेक्ट यहां भी आया है। क्यों? क्योंकि कुछ अजीबोगरीब नई चीज आ रही है। ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बिल्कुल। एक क्वेश्चन हो जाए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M.98O. Metal M present as +2 and +3 is in its oxides. Fraction of metal which exists as +3 would be. फॉर्मूला क्या है? कॉमन सेंस से हो जाएंगे ये। अगर M.98O है तो कितना फ्रैक्शन +3 होगा? कायदे में होना चाहिए था MO। ठीक, अगर एक ऑक्साइड है तो उसके साथ एक मेटल आयन होना चाहिए था +2, पर हमको बोला है मेटल 0.98O है।
तो प्लीज रिमेंबर ये जो 0.98 मेटल है इसमें 3+ भी है और 2+ भी है। तो मान लो इसके 100 एटम्स हैं, M98O100 ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, एक बात तो पक्की है, क्या? टोटल चार्ज तो जीरो ही होना पड़ेगा। चार्ज अगर जीरो नहीं होगा तो उसको छुएंगे तो बिजली के झटके लगेंगे और ऐसी कोई चीज होती नहीं। ठीक है, तो मान लो, और इसमें से 98 में से x एटम्स ऐसे हैं जो +3 में हैं, तो 98 माइनस x ऐसे होंगे जो +2 में होंगे। और टोटल चार्ज कितना है? +3 इंटू एक्स +2 इंटू 98 माइनस एक्स, और टोटल चार्ज हो जाएगा -2 ऑक्सीजन का है और ऐसे 100 है, टोटल चार्ज 0 है। ये तो इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई, क्यों नहीं बनेगी? x + 196 - 200 = 0। लो कर लो बात, x बराबर आ गया 4। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस विच एग्जिस्ट एज +3। नो +3 में 4 आयन है और टोटल थे 98, तो फ्रैक्शन विल बी 4/98। अच्छा, विच इज 2/49। अच्छा, विच इज परसेंटेज निकालनी होगी तो इंटू 100 कर देंगे। 2/49 इंटू 100, अगर ये 50 होती तो लगभग 4% हो जाता। 4% से थोड़ा सा ज्यादा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 50 से थोड़ा सा कम है। बॉम्बे बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर। देयर वी आर, गॉट इट। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड इज आर। जी का क्वेश्चन है, पढ़ना देखिए। फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन। ना ना, बहुत सारा डिफरेंस होना मानता है, गलत बात। फ्रेंकल डिफेक्ट इज द डिसलोकेशन डिफेक्ट। सही बात है, खसक गए, दिमाग खसक गया, जगह से खसक गया तो डिसलोकेशन हो गया। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू एफ सेंटर, तो सच है। शॉर्टकट इफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नो, डेंसिटी डिक्रीजेस, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते नो इफेक्ट, गलत बात है। The correct answers are, well, B and C. Right? इसी बात पे गौर हो जाए, लीजिए। NaCl shows Schottky defects and AgL shows Frenkel defects. The electrical conductivity is due to, क्यों होती है नालायकों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ठीक है, A, motion of ions and not the motion of electrons. Motion of electrons and not the motion of ions. Lower coordination number of नमक and higher coordination number of AgCl. पहली बात तो बोला है देर, मतलब दोनों की पूछा है, और यहां तो एक की बात कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे, तो ये तो बात ही खत्म हुई। हल्का हल्का डिफ्यूजन आयंस का ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते तब चलते, जैसा कि मेटल जो एक्सेस डिफेक्ट्स थे या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वहां होता था। थोड़ा बहुत जो होगा उसका तो कारण खाली ए है, स्लो डिफ्यूजन ऑफ आयंस होगा, न कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। यस इंडीड। If an element crystallizes in FCC lattice with A 0.5 nanometer, ठीक है, calculate the density of unit cell if it contains इतना Schottky defects. That's not difficult. 0.25% Schottky defects बोला है। अच्छा, और डेंसिटी निकालने को बोला है। एक चीज तो अपने को पता है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स निकालना है। कैसे निकालेंगे अपन, आइए देखते हैं। एज लेंथ है 0.5, हाँ, तो उसकी डेंसिटी थियोरेटिकली निकाल सकते हो। डेंसिटी थियोरेटिकल कितनी होगी? एटॉमिक मास 50 है, एफसीसी है, तो Z बराबर 4, 4 इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगेड्रोस नंबर इंटू ए क्यूब, 0.5 नैनोमीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर की क्यूब, और Na कितनी है? 6 इंटू 10⁻23। रक्षा करता हूं, कितना जाएगा? 4 इंटू 50 अपॉन 6 इंटू 5 की क्यूब इंटू 10⁻⁻1। गंदगी, कितना जाएगा? दिस इज 2 and 3, 50, 10 and square। अच्छा, तो 100/25 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8/3। थ्योरेटिकल डेंसिटी है 8/3। ठीक है, और एक्चुअली कितनी होगी? वॉल्यूम उतना ही है,
0.25% शॉर्टली डिफेक्ट्स हैं। इसका मतलब 99.75% तो वही है जो होना चाहिए। तो डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल कितनी हो जाएगी, जितनी थियोरेटिकल है उसकी 0.9975 टाइम्स। ईक्स कितना है ये, हल्की सी कम हुई है, 8/3 होता है 2.6667, हल्की सी कम कर दें, लगभग 2.6 के आसपास आ जाएगी। किसी की और श्रद्धा हो तो बैठ के कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करके ऐसी गंदी संख्याओं को, अपनी श्रद्धा थोड़ी कम, जैसे निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। कितना है ये, 0.3325 है। 25 8 are 200, 25 is 8 26, 26, हाँ 2.66 आ गया, बढ़िया सुंदर फिगर है 2.66। अपन ने 2.6 बोला था, 2.66 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आ गई डेंसिटी उसकी विथ डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक के दो हिस्से थे, फ्रैंकल और शॉर्टकी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के थे मेटल एक्सेस, मेटल डेफिसिट, और इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स के भी दो हैं, सब्स्टिट्यूशनल या इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी। सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी का क्या मतलब है कि जो नया एटम आपने एक्स्ट्रा एटम डाल दिया है किसी क्रिस्टल में, वो पुराने एटम को हटाकर वहां बैठ जाए। Defect in ionic crystals can be introduced by adding impurities. Yes. And similar sized cations can substitute the existing cation and take its place. तो ये बन जाएंगी substitutional impurities। जैसे नमक को पिघलाइए और उसमें हल्का सा एक चुटकी SrCl2 डाल दीजिए। अच्छा, क्लोराइड तो क्लोराइड में मिल जाएगा, सोडियम की जगह आप पाएंगे कहीं कहीं स्ट्रोंशियम आयंस आ जाएंगे, बहुत खतरनाक। अच्छा, अब एक स्ट्रोंशियम +2 चार्ज वाला है तो दो सोडियम की जगह आ जाएगा, तो उसमें अब एटम तो एक ही है, तो 2 सोडियम हटाओगे तो किसी एक जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा, एक जगह खाली रहेगी। हाँ जी, तो 1 सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम आ जाएगा, दूसरा खाली रह जाएगा, और यह है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। दर्शन कीजिए, नमक है, क्या आपके सामने नमक है? हाँ है। और अगर आप 2 सोडियम हटा दें, ग्लो करें 2 सोडियम, और एक सोडियम को चेंज करके एक की जगह रख दें आप स्ट्रोंशियम, दूसरे खाली छोड़ दें, तो ये सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है। अच्छा, फिर से देख लीजिए, 2 सोडियम को हटाइए और उड़ा दीजिए, और एक की जगह रख दीजिए स्ट्रोंशियम, दूसरे को वहीं पड़ा दीजिए या खाली छोड़ दीजिए। यह है इंप्यूरिटी डिफेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक, कितने डिफेक्ट्स हैं, कितनी जगह खाली है, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हुई है? वेल, 2 सोडियम हटाए, एक स्ट्रोंशियम रखा, एक जगह खाली थी, तो आप देख सकते हैं जितने स्ट्रोंशियम आयन हैं उतनी ही कैटायनिक प्लेसेस खाली हो जाएंगी। यहां पर इस केस में तो कम से कम देख सकते हैं। ठीक है, फाइन। और कोई एग्जांपल है? कैडमियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कई सारे ऐसे हैं। इनफैक्ट तो किसी में भी लगा सकते हैं आप, डिपेंड करता है किसमें क्या मिला रहे हैं। कैटायंस जिनको मिलाया जा रहा है, जो 2 आयंस मिलाए जा रहे हैं, उनमें कैटायंस का साइज आसपास होना चाहिए, ये जरूर है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी क्या है? अगर एक्स्ट्रा जो खाली स्पेस है उसमें कोई घुस जाए तो ये हो जाएगी इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी। वाह, इसमें क्या होगा? इसमें डेंसिटी बहुत चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि खाली जगह पे तो खाली थी पहले, और वहां एटम भर दिया तुमने, एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं करी, लेकिन एक्स्ट्रा मास डाल दिया, तो डेंसिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी। छोटे छोटे एटम्स सेकेंड पीरियड के, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कभी कभी अल्ट्रा छोटो हाइड्रोजन है, वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं, एंड दिस गिव्स यू इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। पुराना फॉर्मूला सेम है, उसमें एक्स्ट्रा ये जुड़ रहे हैं, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, और वो इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट्स है। क्या नॉन आयनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं? हाँ, मेटल्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये सब हो सकते हैं। एंड देन वी हैव वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है? नाम से ही बहुत स्पष्ट है, जगह खाली है तो वैकेंसी डिफेक्ट आ गया। The defects which arise when some of the lattice sides in the crystal are just left vacant. That's it. इससे कुछ डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कम हो जाएगी। क्यों? वॉल्यूम उतना ही है, कुछ मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी, नो डाउट। परफेक्ट क्रिस्टल ये था, कोई अपनी जगह से गायब हो गया, मिसिंग हो गया, और लो कर लो बात, ये क्या है? ये आ गया वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स,
अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा एटम्स आ जाएं तो वो कहलाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर ये आ गए तो हम कहते हैं ये वैकेंसी डिफेक्ट्स हैं। अच्छी बात है, सॉरी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हैं। जैसे अम, कई बार हार्डनिंग करते हैं स्टील की, या इस तरह की चीजें, जिसमें हम मेटल्स को कुछ उसमें एक्स्ट्रा मिलाकर ट्रीट करते हैं। इन प्रोसेसेस में बाकायदा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आए थे। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट जापान एंड सैमुराइज? हाँ, उस सैमुराई कार्टून्स में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे इन पे मूवीज बनी है, सीरियल्स बने हैं। हाँ, सैमुराई की तलवार बड़ी अच्छी होती थी और बड़ी मस्त तलवार होती थी। और कैसे बनाते थे शानदार तलवारें? आपने एक लोहे की तलवार बना ली, ठीक है, उसको फिर वो कार्बन की एक भट्टी, मतलब गरम गरम जलते हुए कोयलों की एक भट्टी में उसको कई दिनों के लिए, लाइक 20-21 डेज के लिए उसको दबा दिया जाता था। गरम गरम जलते हुए कोयले पूरे 20-21 दिन उसके ऊपर जलते रहते थे, और इससे वो तलवार बहुत कठोर हो जाती थी। कारण जानते हो? कि कार्बन चलते हुए, मतलब एकदम बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, और कार्बन के एटम्स चलते हुए धीरे धीरे आयरन के इंटरस्टिशियल स्पेस में डिफ्यूज कर जाते थे। जो खाली जगह आयरन एटम्स के बीच में, छोटे छोटे कार्बन एटम्स उनके बीच में घुस जाते थे। और इससे पूरे अंदर तक नहीं, जो जो तलवार है उसकी जो ऊपर वाली, जो मेटल की जो अपर सरफेस है, वहीं पर होता था। इससे होता क्या था? जो अपर सरफेस एक कवर, आप कह सकते हो जो आउटर कवर है, वो बहुत बहुत हार्ड और कठोर हो जाता था। लेकिन अगर पूरा का पूरा अंदर तक कठोर हो जाएगा तो तलवार ब्रिटल हो जाएगी, टूट जाएगी, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। तो अंदर तो पूरा आयरन है, बढ़िया तरीके से वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है, और बाहर का जो एक कवर एक ऐसा बन गया जो कि जिसमें आपके बहुत सारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कार्बन के एटम्स आ गए। भले ही इसमें डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो गए वॉट एवर, लेकिन हाँ, अब ये कठोर हो गया है। अच्छा, ये सिस्टमैटिकली लोग करते हैं, जी हाँ, अपनी मनचाही प्रॉपर्टीज लाने के लिए लोग इन डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं। ओके। और डेंसिटी, डेंसिटी तो मोस्टली बढ़ी जाएगी। अगर खाली जगह थी, इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा, तो वॉल्यूम को चेंज करे बगैर आपने मास बढ़ा दिया है, ऑफ कोर्स डेंसिटी तो बढ़ी जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और येलो एटम्स उसमें प्रकट हो जाएंगे। आप देखिए, और ये एक्स्ट्रा एटम्स हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए, दीज आर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। डन। एक क्वेश्चन है ऐसी बात पे, बिल्कुल। कैल्शियम क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ए इतना है, पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी इफ इट कंटेन 0.1% वैकेंसी डिफेक्ट्स। ओके, तो अगर 0.1% लोकेशंस वेकेंट हो गई है किसकी? कैल्शियम मेटल की, तो क्या होगा? वॉल्यूम तो उतना ही रहना है ना, लेकिन हाँ, मास कम हो जाएगा 0.1%, यानी कि 99.9% तो वो वही है। तो हम देखेंगे अब उसकी जो डेंसिटी आ जाएगी, वो थ्योरेटिकल डेंसिटी की 0.999 टाइम्स होगी। पहले तो डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, एफसीसी है, 4 एटम्स हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 अपॉन एवोगेड्रोस नंबर इंटू 8 क्यूब, 4 इंटू 40 अपॉन 6 इंटू 10⁻23, और ए है 0.556 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब इंटू 10⁻9 मीटर। ठीक है, और इसको पिको 556 पिकोमीटर, फाइन, या 5.56 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। अच्छा, कि क्यूब, बहुत ही गंदी वाली क्यूब, बिल्कुल। तो डेंसिटी थियोरेटिकली कितनी आएगी देखते हैं। 4 इंटू 40, रक्षा कर प्रभु, और है ये आ जाएगा 6 इंटू 5.56 की क्यूब, छी, इंटू 10⁻⁻1, 5.5555। अच्छा, दिस इज 1/1.18। ओके, क्या कहना चाहते हैं? इसको आप कह सकते हो 4 इंटू 40 या 400/6 इंटू 0.18 की गंदी क्यूब ऊपर आ जाएगी। अच्छा, ऐसे लगभग लगभग, वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, कितना आ जाएगा? कैलकुलेट द डेंसिटी बोला है। और वैसे कायदे में अगर आपको एकदम
99.9% मल्टीप्लाई करना है तो अप्रोक्सीमेशन तो करनी नहीं चाहिए, एक्यूरेट रखना चाहिए, तो चलो वैसे ही कर लेते हैं, है ना। पूरा दिस मच आ जाएगी थ्योरेटिकल डेंसिटी, जितनी भी आती है भगवान की इच्छा, है ना। फिर उसके बाद डेंसिटी एक्चुअल कितनी हो जाएगी, डेंसिटी थ्योरेटिकल इंटू 0.999। अच्छा, जितना भी आएगा ये कैलकुलेशन करने की मेरी इतनी सी कोई श्रद्धा नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत सुविधा से होगा भी नहीं, डर्टी वैल्यूज, है ना। बट दिस इज हाउ यू गेट द एक्चुअल डेंसिटी जो हमसे पूछी गई है। एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाल दूं, वो तो निकाल सकते हैं, तो आइए निकाल देते हैं ताकि एक राउंड अबाउट आंसर तो आए अपने पास। डेंसिटी आ जाएगी 4 into 40, 203, that is the stupidest thing we can do. We have 80 by, या 800 by 3 into 5.56 की क्यूब into 0.999, ये आ जाएगा, which is 800 into 0.333 upon 5.56 की क्यूब, 0.333 is 1 by 3, ठीक है, but that really doesn't help much। और जैसा हमने कहा था रफ कर लेंगे तो 800 into 1 by 3 into 0.18 into 0.18 into 0.18, ठीक है, 1.8 1.8, 18 का स्क्वायर होता है, यस 324, तो दिस इज 8 into 3.24 into 0.06, जितना भी आए ईश्वर की इच्छा पूरी हो, है ना। इससे अपने पास वो वैल्यू आएगी जो हमें 8 3 24 और 24 6 वो 150 के आसपास आएगा, 150, हाँ, तो 1.5 समथिंग close to that would be the density of calcium, around 1.5 grams per centimeter cube, very roughly and crudely 1.5 1.6 ऐसा कुछ है, ठीक। Therefore, which type of defect has the presence of cations in the interstitial sites? कैटायंस आ गए इंटरस्टिशियल साइट्स में, अच्छा, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, खसक गए, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में होता है ऐसा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में मेटल एटम्स बस कम हो जाते हैं और कुछ +2 के +3 ऐसे हो जाते हैं, शॉर्ट में तो मेटल में कैटायन एनायन दोनों गायब हो जाते हैं, और वैकेंसी डिफेक्ट में भी गायब हो जाते हैं। डिसलोकेशन छोटे आयन और छोटा आयन कैटायन ही होता है, वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, यस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सबसे खतरनाक की वैरायटी होती है। When Li2O is doped with NiO crystals, then one lithium replaces one nickel, but to maintain electrical neutrality, one nickel +2 is oxidized to nickel +3। ऐसा सच है या नहीं, देखते हैं। Li2O था, मैंने Li+ को हटाकर कुछ कुछ जगह लगाया Ni2+, हाँ जी। और आप देखो, अगर मैंने लिथियम को जो है रिप्लेस कराया निकल से, तो चार्ज +1 का +2 मैंने प्लस चार्ज बढ़ा दिया है, और वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ निकल्स को +2 का +3 कर देंगे। अरे तो पाप बढ़ा रहे हो तुम, पहले तुमने लिथियम +1 था, +1 का चार्ज बढ़ा के +2 कर दिया, ये पाप किया। तो कहीं तुम चार्ज घटा देते तब तो चलता, लेकिन आपने तो और बढ़ा दिया, तो बिल्कुल गलत बात कर दी। तो ये सही है नहीं, बिल्कुल गलत है। Frankel defect, second eye, is usually shown by ionic compounds having low coordination number. Is it necessary? Low coordination number? Not really. अब मान लो CaF2 टाइप कुछ है, एक का 4 एक का 8 है, 6 से एक कम है 4, दूसरा ज्यादा है 8, तो यू कैन कमेंट ऑन दिस, है ना। रेडियस रेशियो कम होता है तब हम कह सकते हैं, अगर कटायन काफी छोटा होता है एनायन के मुकाबले तब हम कह सकते हैं, हाँ। और कटायन काफी छोटा है अगर एनायन के मुकाबले, तो अक्सर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। एक बड़ा राउंड अबाउट कन्वोल्यूटेड इनडायरेक्ट रिलेशन है, और गलत तो नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। एफ सेंटर जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग कलर, बिल्कुल सही बात है। एंड डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू सब्सटीट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ना ना ना, आपने एक हटाकर दूसरा सब्सटीट्यूट किया है, अगर भारी सब्सटीट्यूट किया है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, हल्का सब्सटीट्यूट किया है तो डेंसिटी कम भी हो सकती है, भी सही नहीं है। These are the answers, right? There we are.
सो मच सो फॉर डिफेक्ट्स फॉर सॉलिड्स एवरीथिंग। अब मेरे ख्याल से लास्ट लेग में हम आ जाते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड्स की क्या है? सॉलिड्स की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, सब अपने को आनी चाहिए। अच्छा बोलो, सुनिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सॉलिड्स की? शानदार प्रॉपर्टीज हैं। आप देखेंगे सॉलिड्स एग्जिबिट एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, बिल्कुल परफेक्ट इंसुलेटर जैसे डायमंड्स से हाई कंडक्टर्स जैसे सिल्वर, बहुत कुछ होता है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। कंडक्टिविटीज की जो रेंज है वो 10⁻20 पर ओम पर मीटर से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर इतनी तक वेरी कर सकती है। 10⁻27 की रेंज है रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। अच्छा, तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर हम कहते हैं कि या तो कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, और बीच में जहां कुछ कुछ होता है वहां पर सेमीकंडक्टर्स हैं। ग्रेट। ये कैसे बनते हैं, क्या होता है? टिपिकली अगर उनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10,000 से 1 करोड़ तक है, जो कि मेटल्स की होती है, तो हम कहते हैं दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, एक अच्छी खासी रेंज 10⁻6 से 10⁻4 तक की रेंज सेमीकंडक्टर्स की कहलाती है। और अगर बहुत ही कम हो 10⁻20 से 10⁻10 10⁻8 तक भी इस बाउंड्री को टच करता हो, तो हम उसे इंसुलेटर्स बोल देते हैं, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी रत्ती भर भी कंडक्ट नहीं करते। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक जैसे मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये मस्त इंसुलेटर है। और डायमंड्स वगैरह बहुत शानदार वाले इंसुलेटर है। ठीक, अब कौन बनेगा कंडक्टर, कौन बनेगा इंसुलेटर, कौन बनेगा सेमीकंडक्टर? ऑल दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ वेरी एक्सक्लूसिव थ्योरी जिसका नाम है बैंड थ्योरी। तो हम बैंड बजाने वाले हैं, जी हम बैंड बजाने वाले हैं बैंड थ्योरी की। देखिए एक्चुअली क्या होता है, आप देखते हैं कि आपने अभी तक पॉलिंग की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है, बॉन्डिंग में पढ़ी होगी एक जमाने पहले, कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा एटम आते हैं, ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम एक सोडियम का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, एक लिथियम का, एक मेटल का क्रिस्टल बनाना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 एटम्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सोडियम में तो ना 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 ना, बहुत सारा सोडियम, ना 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 ना, दसों दिशाओं में सोडियम 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 लगा रहता है। और क्या एटम्स एक दूसरे के करीब रखे हैं तो क्या उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं? जी हाँ, ओवरलैप करते हैं। और बैंड थ्योरी में हम कहते हैं, थोड़ा सा इसमें आप एमओ थ्योरी का तड़का लगाओ। आप ऐसे करो कि एमओ थ्योरी में आप क्या बोलते थे? हमने तो बॉन्डिंग में बहुत सिंपल एमओ थ्योरी पढ़ी है कि 2 एटम्स आए, उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन करे तो एक बॉन्डिंग एमओ बनी और एक एंटी बॉन्डिंग एमओ बनी। बॉन्डिंग में एनर्जी कम हो गई, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो गई, ऐसे करके हमने बोला था। पर ये 2 एटम्स का था। हाँ जी, अगर 2 की बजाय बहुत सारे 50 करोड़ एटम्स हों, 50 लाख करोड़ एटम्स हों, और सबके और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो जाएं और बदतमीज बना लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स 10 लाख करोड़ अगर ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े हैं, तो 10 लाख करोड़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। उसमें आधे 5 लाख करोड़ होंगे कैसे? एंटी बॉन्डिंग, 5 लाख करोड़ होंगे बॉन्डिंग। तो भयानक है। हाँ, अच्छा एक चीज और बताओ, ये तो हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? अब ये बैंड कैसे बनता है, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बहुत मजेदार चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे को थोड़ी सी टफ लगती है पर ये है बहुत इजी। ध्यान से बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं, अच्छे से सुनोगे तो एकदम समझ आ जाएगा। ऐसे, तुमने सीढ़ियां देखी हैं? व्हाट सीढ़ियां देखी हैं? स्टेयरकेस तो देखा होगा ना जिंदगी में। हाँ हाँ देखे हैं, बहुत चढ़े हैं, बहुत सारे स्टेयरकेस हमारे पास। ठीक है, देखा है भाई। स्टेयरकेस कैसा होता है? एक जमीन है आपके पास, हाँ, आप उस जमीन पर आप देखिए, यू हैव 1 स्टेयर, 2 स्टेयर, ऐसे ऐसे स्टेयर्स हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो आप अगर इस पर चढ़ना चाह रहे हैं तो टिंग टड़ांग टिंग टड़ांग ऐसे ऐसे ऊपर आए। अगर आप इन स्टेयर केसेस को एनर्जी लेवल्स की तरह मान लें, तो आप देखिए ये एक का है एनर्जी लेवल E1, एक का है E2, एक का है E3, और इनमें काफी सिग्निफिकेंट अंतर है। एक एक करके जंप मार मार के आपको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इमेजिन करिए ऐसा ही एक दूसरा स्टेयरकेस है। अच्छा, इसमें क्या है, मान लीजिए आपने कहा कि एक बार तो आप चढ़ गए जो भी है, अब अगला स्टेयर की अगली हाइट ये है। क्या किया, क्या किया, कुछ नहीं, बस इतना सा है, फिर इतना सा है, फिर इतना सा है। ये क्या क्या कर रहे हो तुम, बहुत जरा जरा सी हाइट्स पे मैंने सीढ़ियां बना रखी हैं। तो बहुत जरा सा डिफरेंस है, लेकिन आप देखो यहां से, यहां तो इतना सा था, यहां से उठते हुए यहां चला गया, तो ऊपर तो जा रहा हूं। हाँ जी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इन स्टेयर केसेस में यहां पर जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है बहुत जरा सा है। जी हाँ। और अगर अगर मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि यहां पर तो कूद कूद के चढ़ना पड़ रहा था, अगर यहां पर तो कोई चल भी रहा है तो एक्चुअली बस वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, उसको शायद महसूस भी नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेजिबल डिफरेंस है एक और दूसरी सीढ़ी की एनर्जी में या हाइट में। ठीक है, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो इस हाइट तक आपको जाना था, ग्राउंड फ्लोर से आपको फर्स्ट फ्लोर तक जाना था, जिसकी हाइट 10 मीटर्स थी। 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है, जैसे नॉर्मली तो लोग 3 साढ़े 3 मीटर पे छत डाल देते हैं, मान लो 3.5 मीटर हाइट थी। ठीक है, और आपने अगर इस 3.5 मीटर की हाइट में मान लीजिए आपने 10-10 सेंटीमीटर्स के सीढ़ियां बनाई। ठीक है, तो आपके पास 350 मीटर्स की टोटल हाइट है सेंटीमीटर्स की, जिसमें आपने 10-10 सेंटीमीटर्स की सीढ़ियां बनाई, तो कितनी बन गई? तो हर स्टेयर केस 10 सेंटीमीटर की है, और 35 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है? तो झगड़ा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दूसरा ड्रामा है। मैंने कहा कि यही आपके पास हाइट तो इतनी है 3.5 मीटर या 350 सेंटीमीटर, पर मैं हर स्टेयरकेस की हाइट 1 mm रखूंगा। अच्छा, तो या एक तरह से आप कहें कि अगर हाइट इतनी रख दूंगा तो कितनी सारी सीढ़ियां चाहिएंगी? वेल, 350 सेंटीमीटर है, 3,500 सीढ़ियां चाहिएंगी आपको, इतने होती है। तो हर 1 mm की 1 मिलीमीटर तो बहुत इतना सा, बहुत जरा सा होता है 1 मिलीमीटर। तो अगर ऐसे 1-1 मिलीमीटर की हाइट की मैं सीढ़ियां बनाना शुरू कर दूंगा, तो 3,500 ही सही पर सीढ़ियां चाहिएंगी, और इतने में मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा। 1-1 mm भी पड़ता गया तो भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पहुंच जाओगे, मान लिया। आप अब इस थ्योरी को यहां लगाओ कि अगर मैंने 1 करोड़ सीढ़ियां बनानी है, इसमें दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैंने बनानी 1 करोड़ तो बहुत छोटी संख्या है, अपन तो लाख करोड़ अरब करोड़ संख्या सीढ़ियां बनाएंगे इस टाइप से। अच्छा, तो 1 लाख करोड़ सीढ़ियां बनानी है, तो डू यू सी कि अगर मैं कुछ बहुत छोटी 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 माइक्रॉन्स में भी हाइट लेकर चलूं, शायद शायद नैनोमीटर में भी हाइट लेकर चलूं, तो भी इतनी इतनी स्ट्रेस बनाते जाऊंगा, तो भी अल्टीमेटली इतनी तो हाइट चढ़ जाऊंगा। हो सकता है आप कहें कि मुझको क्यों बता रहे हो ये सब? ये इसलिए बता रहा हूं कि जब लाखों करोड़ ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बनाती हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो डू यू सी कि ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट उसमें एनर्जी गैप आ जाता है ना, एनर्जी गैप तो फाइनाइट ही होता है। तो जब ये बहुत सारी ऑर्बिटल्स मिलके बना रही हैं एमोस, तो आप पाओगे कि जैसे मान लो 10⁷, 1 करोड़ ऑर्बिटल्स बहुत कम है, छोटी है, पर अगर मान लो 1 करोड़ ऑर्बिटल्स हैं या आ, ऐसे, तो इसमें से 50 लाख ऑर्बिटल या 5 मिलियन ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जो एमओ बनाएंगी, और 5 मिलियन जो हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगी, और 5 मिलियन एंटी बॉन्डिंग बना देंगी। ठीक है, अब डू यू सी कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है कोई बहुत ज्यादा तो होता नहीं है। हाँ जी, अब इसके अगर तुम 5 मिलियन टुकड़े करोगे, तो हर टुकड़े का एनर्जी गैप इतना 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 नेग्लेजिबल होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां से अगले या उससे अगले जाने में उसको कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी भी तो है, उस काइनेटिक एनर्जी के दम पर ही वो यहां एक से दूसरी सीढ़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, कहीं भी जा सकता है। तो वो पूरी रेंज में घूम सकता है। जी हाँ, तो बजाय इसके कि आप कहो कि मेरे पास 5 मिलियन ऑर्बिटल्स हैं और जो बहुत जरा जरा से एनर्जी गैप पर हैं, आप कह दो इन्होंने कंबाइन कर लिया और इन्होंने बना लिया एक बैंड। क्या कहेगा, क्या बोला? उन्होंने बना लिया एक बैंड। अच्छा, तो ये क्या है?
ये है एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का बैंड, बिल्कुल। और ऐसे ही यहां पे इनको कंबाइन करो तो बन जाएगा एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का बैंड। ओके, ठीक है। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। बट नॉनदलेस ये तो बैंड का कंसेप्ट समझ में आया। बहुत सारी, दो चार नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों ऑर्बिटल्स हैं, और वो सब एक एक फिक्स्ड रेंज में, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, दो चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है मैक्सिमम। तो उसके अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आप ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियंस ऑफ पीसेस करो तो मुझे डिफरेंस आएगा एक से दूसरे गैप में, वो एनर्जी गैप इतना नेग्लेजिबल होगा कि इलेक्ट्रॉन की पर्सनल काइनेटिक एनर्जी से ही वो मजे से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के डिफरेंस को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो पूरे उस बैंड में चलने लायक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, तो बस हम कह देंगे कि वो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन करके एक बैंड बना रहे हैं, बस इतनी सी बात। अच्छा, ठीक है। और एक बात ये भी है कि आप जैसे देखिए, जैसे सोडियम एटम है, हाँ जी, तो उसके एस ऑर्बिटल्स ने सबने आपस में कंबाइन किया, हाँ जी, पी ने भी कंबाइन किया। ठीक है, अब सोडियम क्या है, 3s1 3p0, बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए, 3s में कुछ बॉन्डिंग थी, कुछ एंटी बॉन्डिंग थी, फाइन। और ये वैलेंस शेल था, तो इससे जो बैंड बना है वो है वैलेंस बैंड। और ये बाहर का एम्प्टी ऑर्बिटल था, तो इससे खाली जगह मिली है। और आप कह सकते हो इस खाली जगह में अगर भी इलेक्ट्रॉन को अगर घूमना है, एक तो वहां रह रहा है, जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, है ना, अब आपको घूमने जाना है तो क्या घर में थोड़े डोलते हो, घर में तो आप हो ही सही, बाहर जाओगे, है ना, तो आप बाहर जाओगे खाली जगह पर, तो वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। अच्छा, तो जिस ऑर्बिटल में एक एटम का खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उससे जो बैंड बना वो है वैलेंस बैंड। और उसके बाद जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल थी, उसमें वो आपस में कंबाइन करेगी, उनसे एक बैंड बनेगा, जी हाँ। और वो बैंड कौन सा होगा, वो हो जाएगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब, अगर वहां खाली जगह है, तो सड़क खाली है तो आप चल सकते हैं, सड़क पे ऑलरेडी तो सब कुछ भरा हुआ है, ट्रक लगे हुए हैं, तो आप नहीं चल पाएंगे, है ना, तो उसी टाइप से ये खाली जगह है, तो ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, आप पाते हैं कि जब एनर्जी गैप्स ऐसे होते हैं तो ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वैलेंस बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद पर्सनली रह रहे हैं और कंडक्शन बैंड, ये हो सकता है ये ओवरलैप कर जाए। ठीक है, अगर ये ओवरलैप कर जाएंगे तो जहां वो रह रहे हैं, रहते 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 ही पता ही नहीं चलता कि कब वो यहां निकल गए और बाहर आ गए। अच्छा, तो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी जगह मिल गई उनको, बिल्कुल, तो वो घूमने फिरने लगते हैं, बिल्कुल, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो सब्सटेंस, वो सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। अच्छा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जी हाँ, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। शानदार, ठीक है। तो वी हैव ओवरलैपिंग बैंड्स, ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल। और आप पाएंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक, अच्छी बात। और इन, और आप कह सकते हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में कुछ एनर्जी गैप भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है वो ओवरलैप करे, हो सकता है ना करे। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो बैंड गैप जीरो है, एक तरह से कह सकते हैं देयर इज नो बैंड गैप, तो वो मजे से कंडक्ट करता है। अगर उनकी एनर्जी में फर्क है तो इट इज समथिंग लाइक कि आप वैलेंस बैंड में तो कहीं भी जा सकते हो, पर कंडक्शन बैंड में जाने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा, एक एनर्जी गैप है जिसको कूद कर आपको उस पार जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये एनर्जी गैप स्मॉल है तो हम कह देते हैं वो सेमीकंडक्टर है। अगर वो लार्ज है और कूद के जाना संभव नहीं होता, मुश्किल हो जाता है या लगभग असंभव हो जाता है, तो वो इंसुलेटर है। और अगर एनर्जी गैप है ही नहीं, ओवरलैपिंग है, तो हम कह देते हैं कि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बढ़िया है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ते जाते हैं, एटम्स भी वाइब्रेट करते हैं ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, बैंड गैप बढ़ जाता है। और बैंड गैप बढ़ने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि हीट करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है मेटल्स की, इसीलिए बढ़ जाती है। तो आप देखिए, मेटल्स की जो स्थिति थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुरा ही हो सकता है, तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसी की बजाय अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एक
कंडक्शन, ये एक वैलेंस बैंड था, एक कंडक्शन बैंड। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे दी, आपने एनर्जी दी है, अब वो नए नए जंप मार के कंडक्शन बैंड में जाने लगे हैं, जो वो मजे से जा नहीं पाते थे। हाँ जी, तो सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपने उनको दे दी है, जबकि मेटल्स की जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। राइट, मेक सेंस, अच्छी बात है। कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइटेनियम 2 ऑक्साइड, क्रोमियम 4 ऑक्साइड, रीनियम 6 ऑक्साइड्स। ये ऐसे हैं जो कहने को तो ऑक्साइड्स हैं, पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतनी मस्त है कि ये बिल्कुल मेटल्स की जैसे एकदम बढ़िया वाली कंडक्टेंस होती है, वैसी ही इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली पाई जाती है। ठीक है ना? और अगर आपके पास VO2, VO3, TiO3, ये क्या है? गंदे गंदे आप कह सकते हो ऑक्साइड्स हैं, किसके? वेनेडियम के, टाइटेनियम के। ये जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या मेटलिक प्रॉपर्टी कुछ भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। मतलब इनमें इतना ज्यादा तेजी से कंडक्टेंस का फर्क पड़ता है टेम्परेचर का, कि लोअर टेम्परेचर पर हायर टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे, आप पाएंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर वो कंडक्टर है, आपने बदल दिया तो वो इंसुलेटर भी पलट कर हो सकते हैं। पर ध्यान रखना, जो इस तरह से अपना नेचर पलट लेते हैं, न वो बहुत अच्छे कंडक्टर कभी बनेंगे, न ही बहुत अच्छे इंसुलेटर बनेंगे, बीच में ही रहेंगे और पाला बदलते रहेंगे। ठीक है, बदली हमें क्या करना है, फाइन। एक क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल। हाउ डज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड? अभी तो बोला था टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाती है। यस, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दो स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ट्रू। With increasing temperature, number of electrons from valence bond can jump to the conduction band in semiconductors. सच है, और इसीलिए बढ़ जाती है। एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ आर करेक्ट एंड टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन इज द आंसर। ठीक है, which of the following is our correct? A, TiO behaves like metals with respect to electrical conductivity. हमने कहा था ना, कुछ एक हैं जैसे TiO था, VO2 था, और CrO2 था, और VO3 था। इस टाइप से जो चीजें थी वो ये करती थी, हाँ करती थी। ठीक है। The range of electrical conductivities of solid varies from गंध to गंध। yes, तगड़ी रेंज थी, बिल्कुल सही बोला है। TiO3 shows metallic और insulating properties depending on temperature, बिल्कुल सही बात है। All of these, ये भी सही है। मोर देन वन करेक्ट है तो सभी सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। FeO is experimentally found to have formula this much. Find the percentage of iron in +3 state. ये तो वैसे मूल कंसेप्ट से क्वेश्चन है, बड़े मजे से हो जाएगा। आइए करते हैं। FeO का फॉर्मूला है 0.93O। कुछ आयरन है +2 में और कुछ आयरन है +3 में। मान लो Fe93O100 फॉर्मूला है, और 93 में से मान लो x जो है वो +3 है, तो 93 माइनस x हो जाएंगे +2 में। टोटल चार्ज कितना? और ऑक्सीजन है -2, 100 ऑक्सीजन है, टोटल चार्ज है 0। सॉल्व कर लो x के लिए, दैट इज एज सिंपल एज दिस। 3x - 2 इज x, और 93 - 100 है -7 to the 14, डायरेक्ट आ गया। x बराबर है 14, तो परसेंटेज ऑफ Fe इन +3, Fe है x, टोटल है 93 इंटू 100, दिस इज 14/93 इंटू 100। वेल, दैट इज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग कैलकुलेशन। कितना आएगा? 7 to the 14, 7, 23, 12, 21, 12.3 इंटू 100, लगभग लगभग इतना। ठीक है, करो डिवाइड करो इससे 100 बाय 6 पॉइंट समथिंग, 6.15, 100 बाय 6 करे से होता है 16.6, 16.4, लगभग 16.4% के आसपास है। अराउंड 16, 16.5%, ये रफ फिगर है। 16 से 16.6 के बीच में कुछ होगा ये। इतने परसेंट आयरन +3 में था। जी हाँ, था, बिल्कुल।
जेई मेन का क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, द अपीयरेंस ऑफ अ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू, क्यों था? अल्कली मेटल हैलाइड्स में कलर कलर आता है एफ सेंटर से। जी हाँ, एफ सेंटर से। Which of the following statements is are correct regarding defects in solids? Frenkel defect is usually favored by a very small difference in sizes. नहीं, शॉर्ट की फेवर होता है, गलत बात है। इट इज अ डिसलोकेशन इफेक्ट, ये बात सही है। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, बिल्कुल सही बात है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन खाली जगह भर लेते हैं वहीं एफ सेंटर बन जाता है, बहुत सही कहा। शॉर्ट की डिफेक्ट have no effect on physical properties, no, they change the density. As a matter of fact, वो density घटा देते हैं, वो density कम कर देते हैं। ये बड़ा पाप है किसका? शॉर्ट इफेक्ट्स का। ठीक है, बिल्कुल। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन तो हम यहां रोकते हैं। क्यों? बहुत सारी बातें, लगभग सारी बातें सॉलिड स्टेट की हमने कर ली हैं। छोटी सी प्रॉपर्टीज बच गई, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट बच गए हैं। इनकी बातें हम अपनी अगली और फाइनल क्लास में करेंगे सॉलिड स्टेट की। कब? ऑफ कोर्स अगली बार यार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।